नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आधारित है घटनाचक्र पर। दोस्तों, घटनाचक्र पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो आधारित है हिंदी भाषा के विकास को लेकर के, और इसमें हम हिंदी भाषा के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? आपको बताना है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। ऑप्शन है मागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश या पैशाची अपभ्रंश। दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर पे स्टार लगा है, इसलिए इसकी व्याख्या हम पढ़ते हैं और इससे हमें और चीज़ें क्लियर होंगी। वैसे हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वो सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, लेकिन इसको और डिटेल में हम जानते हैं जिससे कभी हमारे प्रश्न गलत ना हो। हिंदी को 5 उपभाषाओं तथा अनेक बोलियों में बांटा गया है जो इस प्रकार से हैं। अब अगर हम अपभ्रंश की बात करें तो सौरसेनी अपभ्रंश, जिससे पश्चिमी हिंदी निकली है, राजस्थानी हिंदी निकली है और पहाड़ी हिंदी निकली है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी में आकर के पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियों का विकास हुआ है। कौरवी या खड़ी बोली, हरियाणवी या बांगरू और दक्षिणी। इससे ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी का भी विकास हुआ है। तो पश्चिमी हिंदी से कुल 5 बोलियों का विकास हुआ है: कौरवी, बांगरू, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। इसके बाद में राजस्थानी हिंदी की बात आती है, जिसका कि विकास सौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। और राजस्थानी हिंदी में भी 4 बोलियां हैं। कौन कौन सी? मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाती, मेवाती और मालवी। 4 बोलियां कौन कौन सी? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। सौरसेनी अपभ्रंश से एक और हिंदी है जिसका विकास हुआ है, जिसको हम पहाड़ी हिंदी के नाम से जानते हैं। और पहाड़ी हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो हैं कुमायूनी और गढ़वाली। अब हम बात करेंगे अर्धमागधी अपभ्रंश की। तो अर्धमागधी अपभ्रंश जो है उससे विकास हुआ है पूर्वी हिंदी का। हमने अभी तक पश्चिमी हिंदी को देखा और पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यहाँ पे पूर्वी हिंदी है और पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो उपभाषाएं आती हैं वो हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। यहाँ पे बुंदेली भाषा दी हुई, बुंदेली बोली दी हुई है। बुंदेली बोली की जो उपबोलियाँ हैं वो हैं बनाफरी, लोधांती और राठौरी। कभी अगर प्रश्न आए कि बुंदेली, ये ऑप्शन आ जाए कि बनाफरी, लोधांती और राठौरी किस बोली की उपबोलियाँ हैं, तो आपको बताना है ये उपबोली है बुंदेली बोली की, बनाफरी आल्हा। और इसका क्षेत्र कौन सा है बुंदेली बोली का? तो उत्तर प्रदेश का झांसी, जालौन, उरई, हमीरपुर, बांदा, महोबा इत्यादि। बुंदेली बोली का जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं वो हैं दतिया, ग्वालियर, भिंड, ओरछा, मुरैना और पन्ना। ये बुंदेली हिंदी के क्षेत्र हैं। बुंदेली के जो प्रमुख कवि हैं उनका नाम हम जान लेते हैं। बुंदेली भाषा के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं बलभद्र मिश्र, पंडित हरिराम व्यास, केशव दास, गदाधर भट्ट और शिवलाल मिश्र। अब यहाँ पे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। इस प्रकार
उपर्युक्त व्याख्या के आधार पर हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश से हुई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है, यानी कि जो ऑप्शन बी है सौरसेनी अपभ्रंश, उससे हिंदी भाषा की उत्पत्ति मानते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है? आपको बताना है कि राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है। ऑप्शन है अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थानी भाषा का उदय सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ऑप्शन है ब्रजभाषा, बांगरू जिसको हम हरियाणवी बोली के नाम से जानते हैं, कन्नौजी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप ध्यान दें तो पश्चिमी हिंदी की ये तीनों भाषाएं हैं, ब्रजभाषा भी, बांगरू भी, कन्नौजी भी, ये तीनों जो बोलियां हैं वो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें से प्रश्न को अच्छे से समझिए। उपर्युक्त में से तीनों बोलियां पश्चिमी हिंदी की हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि ब्रजभाषा, कन्नौजी और बांगरू ये तीनों बोलियां पश्चिमी हिंदी की हैं, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है आपको बताना है। ऑप्शन है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, सौरसेनी अपभ्रंश या प्राकृत। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी संपादित पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ है। तो इसका मतलब कि तीनों यहाँ पे लेना चाहिए, लेकिन सौरसेनी अपभ्रंश जिसका क्षेत्र बहुत बड़ा है इसलिए हम सामान्यतः सौरसेनी अपभ्रंश ही मान लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? ऑप्शन है संस्कृत निष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी, दक्षिणी या मसनवी। तो इसमें से जो हिंदी की शैली नहीं है वो है मसनवी शैली। अगर मसनवी शैली नाम लेने से आपको कुछ याद आ रहा हो तो आप बताएं कमेंट करके, लेकिन मुझे जो याद आ रहे हैं मसनवी शैली से वो हैं जायसी जी। जायसी जी ने मसनवी शैली का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो प्रेम मार्गी कवि थे वो अपनी रचनाओं में मसनवी शैली का वो प्रयोग करते थे। ये हिंदी की शैली नहीं है, ये फारसी की शैली है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मसनवी शैली हिंदी की शैली नहीं है, ये फारसी भाषा की शैली है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आजकल हिंदी भाषा की मुख्यतः 3 शैलियाँ प्रचलित हैं, हिंदुस्तानी शैली, उर्दू तथा संस्कृतनिष्ठ हिंदी। इसके अलावा एक चौथी शैली अंग्रेजी मिश्रित भी मिलती है, दक्षिणी हिंदी शैली दक्षिण राज्यों के मुस्लिम बाहुल्य राज्यों के क्षेत्रों में बोली जाती है। मसनवी शैली हिंदी की शैली नहीं है, यह प्रेम मार्गी काव्यों की रचना के लिए प्रयुक्त हुई जो फारसी की शैली है। अगला प्रश्न है, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत है उसका चयन आपको करना है। ऑप्शन ए है भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा
सामाजिक संपत्ति होती है या भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो इसमें से जो 3 विकल्प हैं वो सही हैं, एक विकल्प है जो गलत है। भाषा परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल होती है। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, होती है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, बिल्कुल सही है। इसमें से जो गलत या असत्य कथन है वो है भाषा पैतृक संपत्ति होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए भाषा की विशेषताएं देखते हैं। भाषा प्रतीकात्मक है, भाषा ध्वनिमय है, भाषा का संबंध मनुष्य से है, भाषा कठिनता से सरलता की ओर गतिशील रहती है, भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है, समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा के विकास एवं पतन भी सीधे जुड़े होते हैं, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। अतः स्पष्ट है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। अगला प्रश्न है, जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह भाषा कौन सी है? जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? ऑप्शन है हिंदुस्तानी, भोजपुरी, अवधी या मैथिली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वो भाषा है हिंदुस्तानी भाषा। ऑप्शन ए। खड़ी बोली में जब बोलचाल के शब्दों में आधारभूत शब्दावली, बहुप्रचलित तद्भव शब्द, सरल बहुप्रचलित संस्कृत शब्द तथा सरल बहुपरिचित अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का प्रयोग होता है तो उसे बोलचाल की हिंदी या हिंदुस्तानी कहते हैं। अब हम देखेंगे हिंदी की बोलियों को और हिंदी की बोलियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहाँ पे सूची 1 है और सूची 2 है। इसमें एक तरफ कवियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उन कवियों की भाषा दी गई है जिसमें उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। तो सूची 1 में सबसे पहला नाम आता है जगदीश गुप्त का। जगदीश गुप्त जी भोजपुरी भाषा के कवि हैं। वंशीधर शुक्ला जी अवधी भाषा के कवि हैं। ईसुरी फाग, इनका पूरा नाम ईसुरी है, ईसुरी फाग के नाम से इनको हम जानते हैं। और इनका जो क्षेत्र है, जो इनकी भाषा है वो है बुंदेली। सूर्यमल मिश्रण जी हैं जिनकी भाषा है ब्रज। तो इसका सही मिलान भी देख लेते हैं। जगदीश गुप्त जी जो कि ब्रज भाषा से संबंधित हैं, वंशीधर शुक्ला जी अवधी भाषा से हैं, ईसुरी बहुत ही लोकप्रिय कवि माने जाते हैं बुंदेली भाषा के, और सूर्यमल मिश्रण जी राजस्थानी भाषा के कवि हैं। सॉरी, मैंने ऊपर आपसे कहा था सूर्यमल मिश्रण जी ब्रज भाषा के कवि हैं, गलत है। सूर्यमल मिश्रण जी राजस्थानी भाषा के कवि हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। जगदीश गुप्त ब्रज भाषा में विश्व उपनाम से कविता लिखते थे। ईसुरी का फाग प्रसिद्ध है जो बुंदेली बोली में है। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं वीर सतसई एवं वंश भास्कर हैं जो राजस्थानी में हैं, राजस्थानी के डिंगल शैली में हैं। वंशीधर शुक्ल ने अवधी में उठ जाग मुसाफिर भोर बही तथा उठो सोने वालों सवेरा हुआ है जैसी कालजयी रचनाएं लिखी हैं। अगला प्रश्न है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, बोली या उपभाषा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को हम बोली के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है, इनमें से कौन सी बोली ऐसी है जो बिहारी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन है भोजपुरी, मगही, बुंदेली या मैथिली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है बुंदेली। ये
किस भाषा के अंतर्गत आती है? अवधी, बुंदेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत ये नहीं आती हैं। शेष भोजपुरी, मगही और मैथिली ये बिहारी उपभाषा की बोलियां हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है। मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती या मालवी। तो इसमें राजस्थान की बोली नहीं है, वो है बुंदेली। शेष मारवाड़ी, मेवाती, मालवी ये राजस्थान की बोलियां हैं। राजस्थान की बोलियों में 4 बोलियां आती हैं। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, जिसमें जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी हैं। अगला प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत मालवी बोली आती है। बुंदेली मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए बुंदेलखंड अंचल में बोली जाने वाली बोली है। अगला प्रश्न है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन हैं? मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन हैं? ऑप्शन है तुलसी, जायसी, विद्यापति या नंददास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मैथिली बोली के जो लोकप्रिय कवि हैं उनका नाम है विद्यापति, जिनको मैथिल कोकिल भी कहा गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति हैं। विद्यापति मिथिला निवासी थे और मैथिल कोकिल की उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया था। विद्यापति ने पदावली में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। उन्होंने संस्कृत में शयो सर्वश्च सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा आदि तथा औहट्ट में रचित कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका तथा देश भाषा मैथिली में पदावली का गान किया है। अगला प्रश्न है, अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका किस राज्य की बोली है? ऑप्शन है बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या बिहार। तो अंग राज्य आप अंग राज्य कहाँ था? अगर आप महाजनपदों में 16 महाजनपदों में पहुँचते हैं तो अंग राज्य जो है वो बिहार का हिस्सा था और अंगिका ये बिहार की बोली है। अंगिका बिहार की बोली है या नेपाल के तराई वाले प्रदेश में बोली जाती है। अंग जनपद के कारण इस बोली का नाम अंगिका पड़ा। बिहार में मैथिली और मगही भी बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है, मगही किस प्रदेश की बोली है? मगही किस प्रदेश की बोली है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या छत्तीसगढ़। तो मगही इनमें से बिहार की बोली है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ये कौन सी बोली है जिसमें उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली, व्रज या हरियाणवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अवधी भाषा, जहाँ उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। अवधी हिंदी पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है जिसका विकास अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनसे जुड़े हुए। अवधी बोली के क्षेत्र लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ तथा फैज़ाबाद इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां कौन सी हैं? यहाँ पे विकल्प दिया गया है, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। पूर्वी बोली के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं? तो मैंने आपको पहले बताया था कि पूर्वी बोली के अंतर्गत बोलनी जाने वाली जो बोलियां हैं वो हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा किसने कहा है?
बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा किसने कहा है? कौन से विद्वान हैं जिन्होंने बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा कहा है? ऑप्शन है हरदेव बाहरी, कामता प्रसाद गुरु, भोलानाथ तिवारी और या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा कहा है हरदेव बाहरी जी ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। हरदेव बाहरी बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा मानते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी अपनी पुस्तक हिंदी भाषा में लिखते हैं कि बघेली अवधी की ही उपबोली ज्ञात होती है, इसे दक्षिणी अवधी कह सकते हैं। इसलिए हरदेव बाहरी जी ने बघेली को अवधी की दक्षिणी शाखा माना है। बघेली बोली के जो क्षेत्र हैं वो हैं रीवा, नागौद, शहडोल, सतना और मैहर। अगला प्रश्न है, बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? बुंदेली बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है आपको बताना है। ऑप्शन है मागधी, सौरसेनी, पैसाची या अर्ध मागधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुंदेली का विकास अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अवधी बघेली छत्तीसगढ़, सॉरी यहाँ पे बुंदेली भाषा, मेरे दिमाग में बघेली चल रही थी, इसलिए मैंने आपको बताया कि अर्धमागधी, ये गलत है, सौरसेनी से विकास हुआ था इसका, सॉरी। बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये जो बोलियां हैं इनका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। मागधी अपभ्रंश से बिहार की बोलियों का विकास हुआ है जो मैथिली, मगही है। तो बुंदेली भाषा का विकास फिर से आप ध्यान दीजिए सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली है जिसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली है और पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। बुंदेली बोली की जो उपबोलियां हैं वो हैं बनाफरी, लोधांती और राठौरी। इसके जो कवि हैं मैंने आपको ऊपर बताया था, बलभद्र मिश्र, पंडित हरिराम व्यास, केशवदास, गदाधर भट्ट, शिवलाल मिश्रा, ये इसके बुंदेली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। और इसका जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में झांसी, जालौन, उरई, हमीरपुर, बादा, महोबा इत्यादि ये बुंदेली के क्षेत्र हैं। और मध्य प्रदेश में दतिया, ग्वालियर, भिंड, ओरछा, मुरैना, पन्ना ये क्षेत्र बुंदेली के क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, ग्वालियर की बोली क्या है? आपको बताना है इनमें से ग्वालियर की बोली क्या है। ऑप्शन है बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या कन्नौजी। तो अभी ऊपर ही आपने पढ़ा है कि ग्वालियर की जो बोली है वो है बुंदेली, और बुंदेली बोली का जो विकास हुआ है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से जो पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये बुंदेली बोली आती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बुंदेली। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।